हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। आज हम एक नए ज़िले के साथ फिर से उपस्थित हैं आपके सामने। तो आज का जो हमारा ज़िला है वो है नालंदा, है ना। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। नालंदा का देखिएगा तो नालंदा का जो मुख्यालय है वो है बिहार शरीफ, है ना। नालंदा का मुख्यालय कहाँ है जी? तो नालंदा का मुख्यालय है बिहार शरीफ, ठीक है। इसके बाद देखिए कि इसका मुख्यालय हो गया बिहार शरीफ। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो जनसंख्या है, इसकी जनसंख्या याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लिंगानुपात बस ध्यान में रखिए कि 922 है ना। इसके बाद देखिए कि साक्षरता दर यहाँ का कितना है, तो 64.43% है। ये भी आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना, है ना। बस ये याद रखिए कि एक जिला एक उत्पाद के तहत यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, तो आलू उत्पाद और पर्यटन। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आलू उत्पादन जो सबसे ज़्यादा है वो नालंदा में होता है, इसीलिए एक जिला एक उत्पाद के तहत इसको रखा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। नालंदा जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो 2335 वर्ग किलोमीटर है ना। यहाँ पे देखिए कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ताल और बांगर मिट्टी पाई जाती है ना। इस जिले में देखिए प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन है, तो फल्गु है और मोहने है, मोहन नदी है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शहरी जनसंख्या 15.9% है। नालंदा जिला में देखिए कुल 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। प्रमुख उद्योग कौन कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, तो बीड़ी कारखाना है, आयुध कारखाना है, हरनौत रेल कोच मरम्मत फैक्ट्री है और भी बहुत सारे उद्योग हैं। यहाँ प्रमुख फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए धान, मक्का, चना, प्याज, आलू, ये सब उपजाया जाता है। और दलहन उत्पादन में इस जिला का स्थान जो है वो राज्य में क्या है, दूसरा है। पहला किसका था, तो पहला था पटना, है ना। दलहन में पहला हो जाएगा पटना और दूसरा हो जाएगा नालंदा, ठीक है। सब्जी उत्पादन की दृष्टि से भी देखिए कि इस जिले का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है। बैगन, प्याज, ये भी नालंदा में बहुत सबसे नालंदा जो शीर्ष जिला है बैगन और प्याज उपजाने में। फिर देखिए कि बिहार में नालंदा जिला का आलू के उत्पादन में दूसरा और फूलगोभी उत्पादन में तीसरा स्थान है, ठीक है। वन क्षेत्र आपको नहीं याद रखना है कि नालंदा का कितना वन क्षेत्र है, ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, तो अगला है स्मारक और वास्तुकला में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए नालंदा खंडहर। ये नालंदा खंडहर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है ना। नालंदा के संरक्षित अवशेष बौद्ध पर्यटन सर्किट का एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। 450 ईस्वी में देखिए तो गुप्त सम्राट के द्वारा ये निर्मित था विश्वविद्यालय परिसर, है ना, जो कि कहा गया था कि कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा इसको निर्माण किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का। तो विश्वविद्यालय परिसर में देखिए 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहा करते थे। विश्वविद्यालय परिसर में बहुत सारे छात्रावास थे, ध्यान कक्ष, मंदिर, पुस्तकालय था, है ना। सभी को क्या किया गया, जला दिया गया था। किसके द्वारा जला दिया गया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। छात्रावास में देखिए अभी भी पत्थर के बिस्तर, स्टडी टेबल, स्याही के बर्तन वगैरह बचे हुए हैं। अगर आप जाएंगे तो वहाँ ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। शयन गृह के तहखाने में रसोई घर था, ठीक है। अब देखिए नालंदा स्तूप की बात करते हैं। तो नालंदा स्तूप देखिए सारीपुत्र स्तूप के रूप में भी जाना जाने वाला नालंदा स्तूप, इसको किस नाम से जानते हैं, सारीपुत्र स्तूप, ठीक है। नालंदा में देखिए कि बचे हुए स्मारक में सबसे प्रतिष्ठित है ये। बुद्ध के अनुयायी थे कौन, सारीपुत्र। उसी के सम्मान में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 3री शताब्दी में। देखिए नालंदा स्तूप का कौन निर्माण किया, अशोक। किसके याद में किया, किसके सम्मान में किया, तो बुद्ध के अनुयायी थे सारीपुत्र, उन्हीं के सम्मान में। ये जो नालंदा स्तूप है इसके शीर्ष पर देखिएगा तो पिरामिड के तरह का आकार है ना। कैसा आकार है, तो पिरामिड के तरह का आकार बनाया गया है ना। स्तूप के चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसके शीर्ष तक ये सीढ़ी पहुँची हुई है। और ये संरचना जो है ये सुंदर मूर्तियाँ और जो व्रतानुष्ठित मतलब होता है मन्नत, यानी आप वहाँ जो जाके मन्नत मांगेंगे वो आपकी पूरी होगी, कहा जाता है ऐसा। तो उन स्तूपों से भरा हुआ है। ये विशाल स्तूप ईंटों से बनी हुई है और पवित्र बौद्ध ग्रंथ के वाक्य इस पर क्या किए गए हैं, लिखे गए हैं, ठीक है। तीसरा चलते हैं ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल। ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल देखिए तो नालंदा में सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल है ये ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल, जो कि ह्वेनसांग की याद में बनाया गया। ये कहाँ है, नालंदा में है। और ये कौन था ह्वेनसांग, तो ये चीनी यात्री था जो 633 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म
का अध्ययन करने के लिए आया था और 12 वर्ष तक रहा था। कितने? 12 वर्ष तक हुएनसांग रहा था। ठीक है। अगला देखिए नालंदा के पुरातत्व संग्रहालय। तो नालंदा के पुरातत्व संग्रहालय देखिए, ये संग्रहालय 1917 में स्थापित किया गया था और ये राजगीर का प्राचीनतम मठ विश्वविद्यालय परिसर के रूप में प्रसिद्ध है। संग्रहालय का मुख्य आकर्षण क्या है? तो भगवान बुद्ध की अच्छी तरह से संरक्षित मूर्तियां हैं। यानी इसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियों को क्या किया गया है? संरक्षित रखा गया है। इसमें देखिएगा बौद्ध, हिंदू, कांस्य मूर्तियाँ, वस्तुओं का भी एक सुंदर संग्रह भी है। संग्रहालय में देखिए तो विशाल टेराकोटा के मटके भी हैं जो कि पहली शताब्दी में बने हुए हैं, वो भी यहाँ पर रखे गए। अगला है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर की बात करेंगे तो सूर्य भगवान को समर्पित ये मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय के पास में ही स्थित है और इसमें देखिए तो विभिन्न बौद्ध और हिंदू देवता के मंदिर हैं। मंदिर में देवी पार्वती की 5 फीट ऊंची मूर्ति भी है और इस मंदिर में देखिए हर साल 2 बार छठ पूजा का आयोजन होता है सूर्य मंदिर में। ठीक है। अगला देखिए पावापुरी जल मंदिर, ये भी प्रसिद्ध है। तो पावापुरी जल मंदिर के बारे में देखते हैं। ये स्थान देखिए तो भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्ति के लिए विख्यात है ना, क्योंकि पावापुरी में ही भगवान महावीर को क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ था। और ये मंदिर जो है वो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अति पवित्र माना जाता है ना। जैन धर्म के अनुयायी के लिए पवित्र माना जाता है। जल मंदिर है ना, जल मंदिर देखिएगा तो उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ भगवान महावीर का क्या हुआ था? अंतिम संस्कार हुआ था, है ना। भगवान महावीर का यहाँ पर क्या हो गया था? यहाँ पर देखिएगा भगवान महावीर का अंतिम संस्कार हुआ था। इसके बाद देखिए राजगीर, है ना। जब हम राजगीर की बात करेंगे तो राजगीर में क्या देखिएगा कि ये राजगीर ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर है ना, ये घाटी में स्थित है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यह शहर जो है अपने गर्म पानी के झरने के लिए लोकप्रिय है ना, जिसके बारे में जाना जाता है। इसमें देखिएगा कि ब्रह्म कुंड है जो कि सबसे गर्म है। यहाँ बहुत सारे कुंड हैं, है ना, जिसमें लोग जाकर के स्नान करते हैं और उसमें औषधीय गुण भी है। कहा जाता है वहाँ स्नान करने से जो भी शारीरिक रोग होता है उससे मुक्ति मिल जाती है। और ये शहर मंदिर और मठों का क्या है? एक परिसर है। और बहुत पहले प्राचीन काल में मगध महाजनपद की क्या होती थी? ये राजगीर, इसका नाम होता था राजगृह, जो कि राजधानी हुआ करती थी मगध महाजनपद की। आगे चल के देखिए पांडु पोखर। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि पांडु पोखर कहाँ स्थित है ना। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में। तो राजगीर में है। ये 22 एकड़ में फैला हुआ है पांडु पोखर और ये महान भारतीय इतिहास का क्या है? एक बहुत ही देखिएगा तो शानदार उदाहरण है। ये महाभारत काल का है पांडु पोखर, यानी पांडव के नाम पे इसका नाम पड़ गया पांडु पोखर। इतिहास की कहानी में कहा जाता है कि जब राजा पांडु ने राजगीर पर हमला किया था तो उन्होंने इस क्षेत्र को क्या किया? एक अस्तबल में बदल दिया और एक झोपड़ी बना ली। कुछ सालों बाद यह जगह क्या हुआ? तो वर्षा के जल से भर गया। तो अब ये क्या हो गया? पांडु पोखर हो गया। चलिए यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या है? तो अगला है विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप देखिए राजगीर में रत्नागिरी पहाड़ी पर है ना। रत्नागिरी पहाड़ी पर एक विशाल सफ़ेद स्तूप है और ये 400 मीटर ऊंची है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है और प्रत्येक कोने पर क्या है? तो बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाएं लगी हुई हैं और बुद्ध की 4 मूर्तियां भगवान बुद्ध के जीवन के 4 अहम हिस्से को दर्शाती हैं। ठीक है, ये विश्व शांति स्तूप है। इसके बाद देखिए अजातशत्रु किला। ये भी कहाँ है? तो नालंदा में ही है। मगध के राजा अजातशत्रु ने 6ठी शताब्दी में क्या किया था? तो अजातशत्रु किले का निर्माण कराया था जब गौतम बुद्ध जीवित थे। और किले में एक स्तूप है जिसे अजातशत्रु स्तूप कहा जाता है और ये देखिएगा तो 6.5 वर्ग मीटर बड़ा है। इसके बाद देखिए अगला है मनियार मठ। मनियार मठ भी क्या है? तो एक गहरा कुआं है जिस पर क्या है? एक छोटा सा जैन मंदिर बनाया गया है और यह सोन भंडार के करीब है। इसे जैन इतिहास में रानी चलन और सीलभद्र का निर्माण कूप कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? रानी चलन और सीलभद्र का निर्माण कूप। बौद्ध काल में देखिए तो इसे यज्ञ स्थल भी माना जाता था। अगला देखिए क्या है? विरायतन संग्रहालय। ये जैन धर्म के बारे में एक संग्रहालय है और इसमें धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में बहुत कुछ और भी जानकारी है। फिर देखिए साइक्लोपियन वाल। ये साइक्लोपियन वाल क्या है? तो एक पत्थर की दीवार है जो 40 किलोमीटर लंबी है और राजगीर के चारों ओर ये घिरी हुई है। राजगीर को चारों ओर से घिरी हुई है। सप्तपर्णी गुफाएं। सप्तपर्णी गुफाएं देखिए जिसका अर्थ क्या होता है? 7 पत्तियों वाली गुफा।
तो लोगों का मानना है कि बुद्ध अपनी मृत्यु से पहले कुछ समय तक क्या था कि इस बौद्ध गुफा में रहे थे, और वो ये भी मानते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बाद यहाँ पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। हम लोग पढ़ते भी हैं कि पहला बौद्ध परिषद कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ हुआ था, आयोजित किया गया था, तो सप्तपर्णी गुफा में, राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में। अगला देखिए ग्लास फ्लोर ब्रिज, ये भी बना है। ग्लास फ्लोर ब्रिज जो है ये वास्तुकला का सबसे बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत लोग इसके कारण राजगीर घूमने जाते हैं, और इसके लिए राजगीर क्या हो गया है, एक लोकप्रिय जगह बन गया है। यहाँ ग्लास ब्रिज बन गया है, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज है ये। और ये ब्रिज देखिएगा तो करीब 85 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है। ये ध्यान में रखिएगा, कभी हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे। तो ग्लास ब्रिज जो है वो 85 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है। और नालंदा जिले में देखिएगा तो शिलाओं के खाजा को क्या किया गया है, शिलाओं के खाजा को जीआई टैग मिला है, शिलाओं खाजा, है ना। तो आशा करते हैं आप लोग नालंदा ज़िले के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप ये सीरीज को अच्छे से देखेंगे तो ज़िले संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके नहीं छूटेंगे। तो हमारे चैनल को क्या कर लें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको क्या करें, शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।